गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब तक हमने चैप्टर डिमांड में डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के नियम। डिमांड का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। इन अवर डेली लाइफ इट इज़ नॉर्मली ऑब्जर्व्ड दैट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड। यही हमने अभी तक पढ़ा। Such behavior of a consumer has been formulated as law of demand. कंज्यूमर के इसी बिहेवियर को कि जब प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा उसी चीज़ को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और उसी चीज़ के अगर दाम बढ़ जाते हैं तो उस चीज़ को हम कम खरीदना पसंद करते हैं। तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ओके, तो बाय डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमांड states the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factor constant। जो हमने पहले बताए थे आपको, अदर फैक्टर खुद की प्राइस के अलावा, मतलब खुद की ओन प्राइस, उस कमोडिटी की ओन प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कैसे रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए। और उसकी केवल प्राइस में या तो डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए। उससे उसकी डिमांड पर क्या परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या एग्जम्पशंस हैं? तो व्हाइल स्टेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड वी यूज द फ्रेज कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट और प्राइसेस। तो इसमें फर्स्ट है आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। देखिए उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स बताए थे जो आपकी प्राइस क्वांटिटी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें एक ये भी था आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, है ना, तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर उसमें परिवर्तन होगा तो आपका डिमांड ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो आपका रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो उस चीज़ को पूरा करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए या कार के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मैटर नहीं होना चाहिए। ना तो सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड बदलें आपके और ना ही आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बदलें के प्राइजेस बदलें। ओके, अब आपके जो इनकम फैक्टर है वो भी नहीं बदलना चाहिए। जो कंज्यूमर की इनकम है वही रहनी चाहिए क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है वो इन्फीरियर गुड्स का यूज़ करना कम कर देता है ना, और नॉर्मल गुड्स की तरफ भागता है। तो कंज्यूमर की इनकम भी नहीं बदलनी चाहिए, वही रहनी चाहिए। ठीक है, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में भी उस कमोडिटी के प्राइजेस के बढ़ने या घटने की कोई संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। फिर है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। वही रहना चाहिए, जो उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं वो सिमिलर रहने चाहिए, है ना, तब आपके डिमांड का पूरा असर आएगा। कहने का मतलब बहुत शॉर्टली इसको कहें तो कहेंगे कि खुद के प्राइस के अलावा कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। केवल उस कमोडिटी की प्राइस में ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होनी चाहिए, उसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक शेड्यूल दिख रहा है जिसे हम डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। हमने डिमांड शेड्यूल को पहले भी पढ़ा है, 5, 4, 3, 2, 1 और 1, 2, 3, 4। अब इसका मतलब समझाने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस वापस उल्टा देख लीजिए, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। उसको हमने इस डायग्राम के ज़रिए भी समझा था कि हमारा जो डी कर्व है वो उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, और क्यों होता है ये भी आपको बता दिया गया। अब हम बात करेंगे वाई अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। हमने दूसरे फैक्टर्स की बात करी कि दूसरे फैक्टर्स जो है उन्हें क्या रखना चाहिए? हमें कांस्टेंट रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। देखे थे हमने, सारे पढ़े कौन कौन से फैक्टर्स पर आपका डिमांड है वो डिपेंड करता है ना। तो बिसाइड्स प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, है ना, और उसके साथ हमारा जो कमोडिटी का प्राइस है उसको भी हमने पढ़ा है। तो इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द सेपरेट इन्फ्लुएंस of one factor, it is necessary that all other factors are kept constant। तो हमारा जो हमको अगर ये चाहिए कि हमारा जो प्राइस है उससे डिमांड पर क्या असर आ रहा है, अगर हमें उससे जानना है
तो हमें दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट करना होगा। मतलब एक फैक्टर का इफ़ेक्ट क्या आता है आपकी डिमांड पर, ये जानना है तो दूसरे फैक्टर्स को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ओके, तो देयरफॉर व्हाइल डिस्कसिंग द लॉ ऑफ डिमांड इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स। और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपकी प्राइस से रिलेटेड है, इसीलिए हमने ये एज्यूम किया है कि दूसरे फैक्टर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब आपको अच्छे से पता है कि किस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, कमोडिटी की प्राइस में और कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में जो होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब अच्छे से समझ में आता है इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है। प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। ओके ना, दूसरा है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ओके, तो इट मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, है ना, like it indicates the direction of change in the amount demanded and does not indicate the magnitude of change. Okay, and no proportional relationship, इसमें कोई proportional relationship भी नहीं बताया गया है, तो it does not establish any proportional relationship between change in price and the resultant change in demand. If the price rises 10%, quantity demand may fall by any proportion. तो कोई proportion इसमें सेट नहीं किया गया है ना, बस होती है ये बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि कितने proportion में चेंज होगी। कि भाई 10% अगर मेरी प्राइस चेंज होती है तो 10% डिमांड चेंज होगी, ये हम नहीं कह सकते। ओके, तो फिर है आपका वन साइडेड। लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड as it only explain the effect of change in price on the quantity demanded. It states nothing about the effect of change in quantity demanded on the price of the commodity. Okay, and अब हम बात करेंगे derivation of law of demand. तो according to the law of demand, demand for a commodity rises with fall in its price and vice versa. या तो घटेगी या बढ़ेगी, या तो फॉल होगा या राइज होगा, दोनों में से एक होगा ना। राइजेज विद फॉल इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा। ओके, तो कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एज गिवन बाय लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डिराइव्ड बाय मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस कंडीशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो दो है आपका, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड विच मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। वो तब तक उसको खरीदता है जब तक उसकी यूटिलिटी किसके बराबर नहीं आ जाती, दी हुई कीमतों के बराबर नहीं आ जाती, क्योंकि उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू परचेज करेगा तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, याद है ना, हम कंटिन्यू उसको खरीदते जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे लिए कम हो जाएगी, फिर उसको कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो ये भी डिमांड पर लागू होता है, वो तब तक खरीदता है जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके बराबर, उसकी प्राइस के बराबर होती है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, if price of the good falls, it makes marginal utility greater than price. It encouraged the consumer to buy more, है ना। It shows that when price of a good falls, its demand rises. The consumer will continue to buy more until MU falls enough to be equal to price again, है ना। ये बात हमने लास्ट चैप्टर में कर ली थी, तो सेम वही आपका जो नियम है वो इस पे लागू हो रहा है ना। इट शोज दैट व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। और अब इसका उल्टा कर लो, व्हेन MU इज लेस देन प्राइस, इफ प्राइस ऑफ द गुड राइजेस, इट मेक्स मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन द प्राइस। ओके, एंड नाउ कंज्यूमर विल रिड्यूस द डिमांड अंटिल मार्जिनल यूटिलिटी राइजेस, है ना। तो टिल इट अगेन becomes equal to price, it means that when price rise, demand falls. और इसके अंदर दूसरा जो था वो था हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल
utility. तो according to this law, a consumer will at equilibrium when he spent his limited income in such a way that the ratio of marginal utilities and their respective prices are equal and mu falls as consumption increase. In case of two goods like x और y, दो गुड्स हैं आपकी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी होगी आपकी, mu x p x इज इक्वल्स टू mu y p y, अगर आपको याद है तो. अब इसके अंदर दो कंडीशन थी, x की ज़्यादा हो या y की ज़्यादा हो, दो कंडीशन हमने करी थी. तो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी x फॉल्स व्हेन mu x p x ग्रेटर देन mu y p y. ओके, in this case the consumer is getting more marginal utility per rupee in case of good x is compared to y. Therefore he will buy more x and less y. है ना, ये वही लास्ट वाले चैप्टर का ही हम वापस से यहाँ पर रिपीट ही कर रहे हैं. This shows that when price of a good fall, more of it is demanded. The consumer will continue to buy more of x till mu x upon px, the mu y upon py. Okay. Similarly, if price of commodity x rises than mu x px less than mu y py, now consumer is getting more marginal utility per rupee in case of good y as compared to x. So he will buy less of x and more of y. It means demanded of a commodity varies inversely with its price. Okay, it shows that there exists an inverse relationship between price and demand. Okay, now reasons for a law of demand. क्या reason है law of demand के? वही जैसे जैसे हम चीज़ों का उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए क्या होती जाती है, कम होती जाती है. तो बिकॉज ऑफ इसका रीज़न क्या है, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फिर है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वही जो कमोडिटी है उसके सब्स्टिट्यूट प्लेस पर होता है कोई, जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग आर कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर. इसके साथ वाला जो होता है, अगर उसके दाम सस्ते हो जाते हैं और तो चीपर हो जाता है तो लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं. जैसे समझ लो इफ़ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, वही पेप्सी और कोला आप कोक समझ लो, है ना, एक के दाम कम हो जाएंगे तो लोग सारा उसकी तरफ जाने लग जाएंगे, चाहे रुपए का भी फ़र्क आ जाए पेप्सी और कोक में, क्योंकि दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं. तो थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका सीधा असर उसकी डिमांड पर आपको देखने को मिलता है. इनकम इफेक्ट भी आपको समझ में आता है और एडिशनल कस्टमर भी आपको समझ में आता है. जैसे समझ लो इफ़ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फैमिली पैक फॉल्स 100 to 50 पर पैक, देन मैनी कंज्यूमर हु वर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड द आइसक्रीम, वो भी उसको खरीदना चाहिए. जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 100 रुपये की आइसक्रीम अगर 50 रुपये हो जाएंगे तो वो फैमिलीज़ भी उसको अफोर्ड कर पाएगी जो नहीं कर पा रही थी. तो आपके नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे तो भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, है ना. उसके बाद हम बात करेंगे आपके डिफरेंट यूजेस की. तो सम कमोडिटीज़ लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हैव सेवरल यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं उनके. तो सम ऑफ which are more important than the others. Okay, when price of such a good increase, its uses get restricted to the most important purpose, okay, and demanded for less important uses gets reduced. However, when the price of such a commodity decreases, the commodity is put to all its uses whether important or not. Okay, उसके खूब सारे different uses होते हैं. तो ये था हमारा थोड़ा लॉ ऑफ डिमांड. अब आपकी अगला जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये हमारा टॉपिक कल के लिए रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और मूवमेंट्स करेंगे हम कल. ओके, थैंक यू वेरी मच.